नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, आज हम पंचकर्मा की पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर आपका स्वागत है। आप सभी ने मेरे साथ बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक आपने चैनल से जुड़े रहे, ठीक है। आप फाइनल में आ चुके हो। फाइनल में आने के बाद में आपने केसी, काय चिकित्सा, सर्जरी मतलब शल्य चिकित्सा और ईएनटी मतलब शालक्य, ये आपने डॉक्टर निधि शर्मा जो यूनिवर्सिटी टॉपर हैं उनसे आपने स्टडी की है। आज हम बात करेंगे पंचकर्मा के बारे में। पंचकर्मा की ये पहली क्लास है जिसको मैं डॉक्टर एमकेएस कंडक्ट करूँगा। डेली आपको एक क्लास मिलेगी। क्लियर? तो जैसा कि आपने देखा होगा अब तक के सारे वीडियो में, हम अकॉर्डिंग टू सीसीआईएम का सिलेबस जो 2020 बैच है, लास्ट बैच है सीसीआईएम के अकॉर्डिंग, फिर 2021 बैच से एनसीआईएम लागू हो जाता है। 2020 बैच के जितने भी बच्चे हैं 2012 से 2020 तक के, वो सब सीसीआईएम का सिलेबस फॉलो करते हैं। तो हम उसी सीसीआईएम सिलेबस के अनुसार 2019 और 2020 बैच के लिए लाइव क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। पंचकर्मा की लाइव क्लास आप सभी को पता है। यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि पंचकर्मा का एक पेपर होता है, ये ध्यान से देखने की बात है। वन पेपर होता है, 100 मार्क्स होते हैं। क्लियर? 100 मार्क्स। अब 100 मार्क होने के बाद में आपको 50 नंबर लाना जरूरी है। क्लियर? ये बात आपने अच्छे से देखा होगा कि आपको 50% मार्क स्कोर करना जरूरी है। आप कोई सी भी स्टेट से हो, आपको 50% नंबर लेके आना जरूरी है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो इंट्रोडक्शन, जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं, जैसे काय चिकित्सा पढ़ते हैं, पंचकर्मा पढ़ते हैं या फिर ईएनटी सर्जरी, जो भी है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा जाता है कि उसमें बेसिकली अपन पढ़ने वाले हैं क्या हैं, उसके बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं। और मैं आपको बताता जाऊँगा कि कुछ जैसे चीज़ें हैं एग्ज़ाम में आती हैं। जैसे पीजी का एग्ज़ाम हुआ, अभी आपके जो 2020 बैच है, 2019 बैच है, उनको नेक्स्ट एग्ज़ाम लगने वाला है, उसमें क्लिनिकल अप्रोच जैसे क्वेश्चन आएंगे। वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे इस क्लास के साथ साथ। पिछली क्लासों में नहीं हो पाया था क्योंकि उस समय एक स्थिति क्लियर नहीं थी कि नेक्स्ट एग्ज़ाम लगने वाला है कि नहीं, लेकिन अब क्लियर हो गया। नोटिस भी आ चुका है अक्टूबर या नवंबर में, मतलब जो लगेगा, जो फर्स्ट एग्ज़ाम 2018 बैच के लिए जो इंटर्नशिप डिले है या फिर 6 मंथ बैक है, उन बच्चों के लिए लग रहा है। और नेक्स्ट एग्ज़ाम से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओनली जो आपने फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक जो स्टडी किया है, जैसे कि अप्लाइड एनाटॉमी आपने पढ़ा होगी फर्स्ट ईयर में, ठीक है, उसका जैसे पदार्थ विज्ञान का अप्लाइड एस्पेक्ट पढ़ा होगा कि उसको क्या सिद्धांत है, वो सारी चीज़ें वही क्वेश्चन आएंगे। जो आपने अप्लाइड चीज़ पढ़ी थी ना आयुर्वेदा की, जो अप्लाइड चीज़ है वो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम में पूछी जाएंगी। क्योंकि एग्जाम में मोस्टली नॉर्मल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते थे, तो आपने पढ़ लिए, पास हो गए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे थ्योरेटिकल एग्जाम में, ये जो नेक्स्ट एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पंचकर्मा। आयुर्वेद के दो प्रयोजन है, आप ध्यान से देखना। जहाँ पे ये मेरा जो, मैं एक बार टैप कर देता हूँ, ठीक है, हाँ, तो ध्यान से देखना, या फिर मैं आपको एक डॉट दिखा देता हूँ। ये डॉट, ये जब डॉट जहाँ पे दिखाई दे आपको समझाना कि मैं वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ पंचकर्मा। तो आयुर्वेद के दोनों प्रयोजन है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम, की सिद्धि पंचकर्म द्वारा संभव है। यहाँ पे लिखा है कि आयुर्वेद के दो प्रयोजन है। आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो कि भाई स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम, ये किसका है? काय चिकित्सा। किसकी? चरक संहिता। चरक संहिता में ये लिखा हुआ है कि भाई स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण, पहले कि स्वस्थ व्यक्ति उसकी स्वास्थ्य की रक्षा करोगे, वो बीमार ना हो। और आतुर से विकार प्रशमन, आतुर यानी रोगी, रोगी के विकार यानी रोग को, प्रशमन यानी उसको शांत करना। ये किसके द्वारा सिद्ध है? पंचकर्मा के द्वारा। ये कैसे होगा कि चिकित्सा के सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है संशोधन, संशमन और निदान परिवर्जन। संशोधन आप अच्छी तरीके से जानते हो कि संशोधन मतलब एक तरीके से शरीर की शुद्धि करना। शरीर में जो अशुद्धि है, मतलब जो बीमारी उत्पन्न करते हैं, दोषों को दूषित करते हैं, ऐसे तत्वों को शरीर से बाहर निकालना, मतलब शुद्धि करना, एक तरीके से संशोधन करना। संशमन क्या होता है? जैसे किसी भी मेडिसिन को लिया आपने, ठीक है, आपका काच किसी आपने पढ़ ली है, स्टडी कर ली है, तो मैं अब मेडिसिन के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि संशमनी बटी है, संजीवनी बटी है, ठीक है। ये आप जब टैबलेट लेते हो तो बुखार का संशमन होता है, मतलब बुखार शांत हो जाता है। तो ये संशमन मतलब बॉडी में से कुछ बाहर नहीं निकाल रहा, लेकिन बॉडी में अपन मेडिसिन लेके उसको वहीं पे दबा रहे हैं, ठीक है। निदान परिवर्जन, निदान क्या होता है? जिस वजह से अपन डिजीज होता है, जिस वजह से, जिस कारण से, जिस हेतु से डिजीज होता है, उसको अपन, जैसे कि अपन बोलते हैं अस्थमा हो रहा है कि धुएं से, ग्लास फैक्ट्री में काम करने से, सिगरेट पीने से कैंसर होता है, ये मतलब एक तरीके से प्रैक्टिकली चल रहा है। इस चीज को सेवन करने से ये होता है। दही को रात में सेवन करने से अभिसंधिकारी होता है, मतलब स्रोतों को अवरोध करता है।
आपको पता है कि इस चीज़ को खाने से ये बीमारी होगी, फिर भी अपन उसका सेवन कर रहे हैं, तो उस चीज़ को त्याग देना, मतलब उस निदान परिवर्जन को त्याग देना। सड़ा गला मांस खा रहे हो, ठीक है, ठेले पे जाके आप चाट पकौड़ियाँ खा रहे हो, तो टाइफाइड के जो डेंगू है वो शरीर में जा रहे हैं, मतलब दूषित भोजन से टाइफाइड होता है। तो जिस वजह से ये रोग हो रहा है उसका निदान परिवर्जन, ये 3 चीज़ें। अपन कोई सी पैथी में चले जाएँ, एलोपैथी में चले जाएँ, आयुर्वेदा में चले जाएँ, सब में मतलब ये 3 सिद्धांत अपनाए जाते हैं। संशोधन कर दिया तो शरीर की शुद्धि कर दो, संशमन कर दो मतलब टैबलेट ले लो, दवाइयाँ ले लो, ठीक है? और निदान परिवर्जन, जिस वजह से रोग हो रहा है उसका त्याग कर दो। ये 3 सिद्धांत है भाई आयुर्वेदा में, कहीं भी किसी भी पैथी में ले लो ये 3 सिद्धांत रहेंगे। तो ये तीनों सिद्धांत किसके द्वारा होते हैं? आयुर्वेद में पंचकर्मा के द्वारा मोस्टली इफेक्ट होते हैं, क्योंकि संशोधन किसके द्वारा होता है? पंचकर्मा के द्वारा। तो पहला यहाँ पे लिखा है संशोधन, पंचकर्मा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? हर डिजीज में काम आता है ये पंचकर्मा, आप हर डिजीज में करा सकते हो। कुछ डिजीज हैं जिनमें आप पंचकर्मा नहीं करा सकते, वो अभी बात हो जाएगी। इन तीनों की यहाँ पे कि व्याधि पुनः उत्पत्ति न होने के कारण संशोधन का प्रथम स्थान है, क्योंकि पंचकर्म के द्वारा ये सहमूल नष्ट होते हैं। अब सहमूल यहाँ पे जब आपने सिद्धि स्थान पढ़ा होगा चरक चिकित्सा का, तो वहाँ पे बहुत सारी उपमाएं दी गई हैं, मतलब बहुत जगह-जगह बहुत सारी उपमाएं दी गई हैं पंचकर्मा क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है कि तीनों में कौन-कौन से में? संशोधन, समन और निदान परिवर्जन में भाई कि पुनः उत्पत्ति ना हो। जैसे अपन ने संशमन कराया, मतलब बॉडी में अपने दब टैबलेट ली, लेकिन कुछ दिनों बाद आपने देखा होगा टैबलेट के ठीक हो गया, जब तक टैबलेट ले रहे हो जब तक ठीक है, फिर थोड़े दिनों बाद में सही रहा, फिर पुनः उत्पत्ति हो गई, पुनः रोग की उत्पत्ति हो गई। क्योंकि उसके कुछ ना कुछ अंश बॉडी में रह जाते हैं, जो वापस अपनी वृद्धि करके कुछ जीवाणु, बैक्टीरिया जो बॉडी में रहे हैं, ठीक है, जो वायरस बॉडी में रहे हैं, वो तो पुनः अपनी वृद्धि करके और रोग फैला देते हैं। इसी तरीके से निदान परिवर्जन क्या है कि जैसे आपने एक निदान को त्याग किया, लेकिन गलती से दूसरे निदान का सेवन कर लिया तुरंत, जैसे कि पुनरावर्तक ज्वर होता है कि भाई ज्वर ठीक हो गया, लेकिन जैसे ही आपने कुपथ मतलब जो अपनी बॉडी के लिए सात्यम में नहीं है, मतलब जो अपने लिए ज्वर में जो निषेध बताया उसका जैसे ही आपने सेवन किया, जैसे कि बहुत से व्यक्ति बोलते हैं ना कि मेरे को बुखार था 7 दिन के बाद में मैंने टैबलेट ली, दवाइयाँ ली, मैं ठीक हो गया और अच्छा खासा है, लेकिन एक दिन वो मार्केट गया, उसका चाट पकौड़ी खाने का मन कर गया, उसने चाट पकौड़ी जैसे ही खाई, उसके अगले दिन बुखार आ गया। और वो बुखार उसकी जो आवृत्ति है वो बहुत भयंकर होती है, क्योंकि बुखार तो ठीक हो गया था, आप बोलोगे सर बुखार तो ठीक हो गया था लेकिन वापस क्यों हुआ? तो वही तो बात है ना कि ये चीज़ें आपको समझनी है कि निदान, परिवर्जन और संशमन के बाद में रोग उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन संशोधन में क्या होता है? अपन पूर्व कर्म करते हैं, प्रधान कर्म करते हैं, पश्चात कर्म करते हैं। अब पूर्व कर्म में क्या होता है? उसको पहले तैयारी करते हैं, स्नेहन स्वेदन होता है, फिर पंचकर्मा के द्वारा उसका वमन कराया जाता है, विरेचन कराया जाता है, बस्ती लगाई जाती है, नस्य कर्म कराया जाती है, ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। उसके बाद में आता है पश्चात कर्म। पश्चात कर्म में क्या हो जाती है? कोई भी बैक्टीरिया बच भी गया, मान लो संशोधन के माध्यम से कुछ बच भी गया ना, तो उसको संशमन औषधियाँ दी जाती हैं। पेया अभिलेपी देके उसको अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, उसके बाद में उसको संशमन औषधि भी दी जाती है, ताकि वो जितनी भी चीज़ें रही हैं बॉडी में वो एकदम बिल्कुल प्योर हो जाए। जैसे कि होता है ना कि एक तरीके से शुद्ध, सात्विक, वैसा हो जाता है पंचकर्मा के बाद में। क्लियर? आयुर्वेद के प्रथम प्रयोजन की सिद्धि हेतु ऋतुचर्या के अनुसार पंचकर्म निर्दिष्टित है। तो आयुर्वेद की जो प्रथम क्या है? प्रथम प्रयोजन स्वास्थ्य रक्षणम। ध्यान रखना कि व्यक्ति स्वस्थ रहे हमेशा। स्वस्थ व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहे, इसके लिए क्या है कि ऋतुओं के अनुसार, जैसे आप सभी को पता है कि भाई कौन सी ऋतुओं में कौन से दोष का संचय होता है। तो वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है तो वहाँ पे बस्ती लगाई जाती है। वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है तो वहाँ पे वमन कराया जाता है। इसी तरीके से शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है तो वहाँ पे विरेचन कराया जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। ये नॉर्मल आपको कराना चाहिए कि भाई हाँ, स्वस्थ व्यक्ति भी करा सकता है, ताकि उसको ऐसे कफ के डिजीज ना हो, पित्त के डिजीज ना हो, वात के डिजीज ना हो। तो ये प्रथम प्रयोजन की सिद्धि किसके द्वारा सिद्ध हो रही है? पंचकर्मा, जिससे रोग उत्पन्न से पूर्व प्रकोपित दोषों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे त्रिदोष में साम्य स्थापित होकर आरोग्य प्राप्त होती है। क्लियर बात है, मैंने यही तो बताया। पंचकर्म को अष्टांग में स्थान प्राप्त नहीं है, परंतु सभी विभागों में अति महत्व है। अब अष्टांग काय, बाल, ग्रह और ध्वंसल, दृष्टा, जरा, वर्षान, ये आपने फर्स्ट ईयर में जब पहला चैप्टर पढ़ा आयुष कामी, उसमें अच्छे से पढ़ा हुआ। सर्जरी के जो पहला चैप्टर जो चरक सुश्रुत संहिता, उसमें 8 स्थान आपने देखे होंगे। तो अलग अलग, जैसे कि काय चिकित्सा हो गया, सर्जरी हो गई, उन्होंने चरक संहिता में अलग से जो एक सीक्वेंस होता है 8 ये पीजी में आते हैं कि भाई सर्जरी के सल के अनुसार कौमार व्रत कौन से स्थान पे है, ठीक है, चरक संहिता के अनुसार वाजीकरण कौन से स्थान पे है। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। अष्टांग हृदय के अनुसार कौन सा स्थान किसका है, इसी तरीके से काश्यप ने क्या क्या बोला है और इसका सीक्वेंस क्या है, उसने बाजीकरण मानना है कि नहीं माना, ये सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। ये जो क्रम है
अलग अलग आचार्य के अनुसार, हारित ने कितने अष्टांग में 8 माने तो कौन कौन से माने हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे देखो कायवाल ग्रह ऊर्ध्वांग सल दृष्टा, जैसे काय चिकित्सा हो गया, सल चिकित्सा हो गया, ऊर्ध्वांग चिकित्सा हो गया, दंता दृष्टा मतलब दांत जो मतलब अगध विष वाली चिकित्सा हो गई, वो हो गई। अब अगध में भी ये आ जाती है बहुत सारी चीजें। पीजी में आप जब ध्यान में जाओगे ना, इस बार जो मैंने एग्जाम दिया है पीजी का, उसमें सिली मिस्टेक बहुत हुई है मुझसे। सिली मिस्टेक का मतलब ये होता है कि नॉलेज तो है लेकिन आंसर ये रहेगा कि ये रहेगा, और आपको पता है जब भी एग्जाम में आप क्लिक करते हैं तो रॉन्ग पे ही क्लिक करते हैं, मोस्टली ऐसा ही होता है। जब भी कोई कंफ्यूजन होता है ना, मोस्टली 95% ये होता है आप गलत पे क्लिक करके आते हो, क्योंकि उस समय की जो आप सोचते हो एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है। तो ये सारी चीजें क्लियर करने का सबसे बेसिक फंडा यहीं से आप स्टडी करते जाओ, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो पंचकर्म में अष्टांग आयुर्वेद का स्थान प्राप्त नहीं है। तो ये बोल रहा है कि भाई जो 8 विभाजन किए हैं ब्रह्मा जी ने, ये ब्रह्मा जी ने किए थे। आपको सूर्य संहिता में बताया भाई कितने श्लोक थे, कितनी ब्रह्म संहिता है, उसको 8 भागों में क्यों विभक्त किया, कि भाई अल्प बुद्धि वाले भी लोग समझ सकें, जिनको कम बुद्धि है ना वो भी इनको समझ सकें और अच्छे से इनका अध्ययन कर सकें। इसी तरीके से उनको 8 भागों में विभाजित किया था। लेकिन वहां पे पंचकर्मा कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशली पंचकर्मा यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, जैसे काय चिकित्सा हो गया, शल्य चिकित्सा हो गया, पंचकर्मा का वहाँ कहीं कहीं वर्णन नहीं है। तो ये बोल रहा है कि पंचकर्मा तो कहीं 8 स्थानों में नहीं है, लेकिन सभी 8 स्थानों में पंचकर्मा, जैसे कि बालकों में पंचकर्मा होता है, ठीक है, जैसे पीडियाट्रिक्स हो गया ना, गर्भणी में पंचकर्मा की व्यवस्था होती है, जो इसमें गायनेकोलॉजिस्ट में आ जाता है एक तरीके से। शल्य में भी पंचकर्मा आता है, काय चिकित्सा में पंचकर्मा आता है, तो सब में पंचकर्मा की महत्व है, तो सभी में पंचकर्मा की महत्व है। पंचकर्म काय चिकित्सा 7 रोगों में प्रमुख है, परंतु केवल काय चिकित्सा का ही अंग समझना भूल है। अब यहाँ पे बोला कि भाई काय चिकित्सा, यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे देखो, काय चिकित्सा 7 रोगों में प्रमुख है, परंतु केवल काय चिकित्सा का ही अंग समझना भूल है। ये बोल रहा है कि पंचकर्मा कोई काय चिकित्सा का स्पेशली यूज काय चिकित्सा में होता है मोस्टली, लेकिन ये मत समझो कि भाई ये काय चिकित्सा का ही पार्ट है, ये अदर जो 8 भाग है उनमें भी यूज होता है। आयुर्वेद में रसायन वाजीकरण से पूर्व पंचकर्म एक आवश्यक क्रम के रूप में निर्दिष्ट है। अगर आपको रसायन का सेवन करना है, बाजीकरण का सेवन करना है, तो इनसे पहले आपको पंचकर्म करवाना पड़ेगा। क्यों? शरीर की शुद्धि करवानी पड़ेगी। इसमें एक एग्जांपल देते हैं आचार्य चरक, पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा जब चरक चिकित्सा आपने पढ़ी होगी, कि जिस तरीके से मैले कपड़े पर रंग नहीं चढ़ता। आपको पता होगा कि श्लोक तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन उसमें बोलते हैं कि उपमा दी जाती है कि जिस प्रकार से मैले कपड़े पर रंग नहीं चढ़ता, उसी प्रकार से अशुद्ध व्यक्ति है, उसका शरीर शुद्ध नहीं है, उसमें मतलब दोष भरे हुए हैं, और आप उसमें रसायन और वाजीकरण का सेवन कराओगे तो जो रसायन और वाजीकरण के जो गुण बताए ना, कि 100-100 साल, 200-200 साल, 300-300 साल, 1000-1000 साल, इस तरह के वाजीकरण की जो उपमाएं दी हैं, वो ऐसी उपमाएं आपको प्राप्त नहीं हो पाती। क्यों? आपके शरीर का संशोधन सही से नहीं हुआ, आपने संशोधन सही नहीं करवाया। तो वहां पे उपमा दी है कि जिस प्रकार से मैले कपड़ों पर रंग नहीं चढ़ता, उसी प्रकार से अशुद्ध व्यक्ति में रसायन और वाजीकरण पदार्थों का सेवन करने से उसके फल या गुण प्राप्त नहीं हो पाते। क्लियर ये बात? इसीलिए कि अगर आपको रसायन तत्वों का जैसे च्यवनप्राश का सेवन करना है, आपको जैसे कि हरित की रसायन सेवन करना है, आपको जितने भी रसायन बताएं, जैसे कि पहले बाद में 6 रसायन बताएं कि पहले बाद का जो प्राणकामी है ना आपका, नहीं आयुर्वेदिक समूसानी, सॉरी मैं बोल रहा था अभय अमल की, में जो 6 रसायन है शुरुआत के, क्योंकि बुक खोले ना काफी दिन हो गए, तो इसमें अभय अमल की जो पहला बाद है रसायन का, उसमें 6 योग हैं, तो उनका सेवन करना है आपको, तो आपको पंचकर्मा करवाना होगा। क्लियर? बिना पंचकर्म के रसायन वाजीकरण का उपयोग व्यर्थ है, मतलब वो मैंने वो कपड़े वाला एग्जांपल दिया, वो आपको अच्छे से पता होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा 2 प्रकार की है, शोधन और समन। आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है भाई, चिकित्सा शोधन और समन मतलब एक तरह से शरीर की शुद्धि कर दो और दवाइयां ले लो। श्रेष्ठ चिकित्सा वही होती है जो रोग के कारण को समूल नष्ट कर दे तथा रोग की पुनः उत्पत्ति न हो, यह पंचकर्म द्वारा ही संभव है, परंतु समन द्वारा रोग उत्पत्ति संभव है। यहाँ पे मैंने वही बात बोली है, इसमें जो लाइन लिखी है वही बात बोली जो मैंने समझाया कि भाई श्रेष्ठ चिकित्सा वही होती है, मतलब आदर्श चिकित्सा क्या होती है। जब चरक निदान आप पढ़ोगे 8, चरक निदान 8 में आदर्श चिकित्सा की परिभाषा दी है। ये पूछा जाता है कि आदर्श चिकित्सा की रेफरेंस पूछा जाता है कि कहाँ पे दी है। तो मैं अब ये जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट पीजी के हिसाब से ही बताऊंगा, और आपको मजा भी आएगी, क्योंकि मैंने पीजी की तैयारी की है। सिलेक्शन हो या नहीं हो, ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन नॉलेज हमेशा काम आती है। जो मेरी मम्मी जी हैं, वो जब मैंने पीएमटी की तैयारी की थी उस समय की बात है 2014-15, जब कि भाई सेलेक्ट अपन पीएमटी की तैयारी की, मेरे जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने नर्सिंग किया था, ठीक है, नर्सिंग करने में एडमिशन ले लिया था, मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि मैं क्या करूंगा। मम्मी बोली कि सिलेक्शन हो या नहीं हो, डॉक्टर बनो या ना बनो, लेकिन जो तुम नॉलेज गेन करोगे वो हमेशा आपके काम आएगी।
तो मैंने इसी हिसाब से पीजी की पढ़ाई की, लेकिन पीजी की पढ़ाई मैंने बहुत कम की क्योंकि मैं अदर काम में बिजी था। वो भी एक अलग इशू है, उसको बात छोड़िए। लेकिन आप जो पढ़ते हो ना वो कभी बेकार नहीं जाता, हमेशा काम आता है। क्लियर, ये बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी आप पढ़ते हो ना, जैसे कि अब मेरा जो पीजी में सिलेक्शन हो या नहीं हो, लेकिन जो मैंने पढ़ा है पिछले 2-3 महीनों में, वो मेरे को आपको एक्सप्लेन करने में बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है? तो श्रेष्ठ चिकित्सा वही होती है जो रोग के कारण को समूल नष्ट कर देता है, रोग की पुनः उत्पत्ति न हो। कि भई श्रेष्ठ चिकित्सा व आदर्श चिकित्सा वही है, रोग को तो खत्म कर दिया लेकिन दूसरी बीमारी पैदा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और वो पुनः उत्पन्न नहीं होना चाहिए। और ये पंचकर्म द्वारा ही संभव है, परंतु समन द्वारा रोग उत्पत्ति संभव है कि अपन जो मेडिसिन लेते हैं, उससे कभी न कभी रोग पैदा हो ही जाता है, क्योंकि आपको पता है आपने अभी फाइनल में आ गया, आपके रिलेटिव आपसे पूछते हैं कि मैंने 3 महीने पहले मेडिसिन ली थी तब मैं ठीक हो गया था, लेकिन 15 दिन पहले फिर से ये बीमारी स्टार्ट हो गई, कुछ पता नहीं यार क्या करूँ मैं? ऐसा बोलते हैं, ठीक है? पंचकर्मा द्वारा रोग उत्पादक दोष, विष, मल व विजातीय द्रव शरीर से बाहर निकल जाता है। रोग उत्पादक मतलब जो रोग उत्पत्ति करते हैं उसमें क्या आ जाता है, दोष आ जाता है, ज़हर आ जाता है, मल आ जाता है, कोई भी मतलब विजातीय जो मतलब बॉडी का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी बॉडी में जाके कुछ न कुछ उपद्रव पैदा कर रहा है, तो उसको बाहर निकालना ही एक तरीके से क्या है, पंचकर्मा को एक तरीके से संशोधन मान सकते हैं उसको, मतलब रोग उत्पादक विजातीय द्रव्यों को शरीर से बाहर निकालना, इसको क्या बोलते हैं, संशोधन बोल सकते हैं, ठीक है? अब पंचकर्म की परिभाषा यहाँ से अपन कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे एक प्रॉपर तरीके से, कौन सा रेफरेंस कहाँ पे है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं पीजी में, किस तरह के आपको आंसर देना है, किस तरह की थिंकिंग करनी है, ठीक है? मेरे से क्या गलती हुई है एग्जाम में पीजी के में, वो मैं आपको बताऊंगा, आपको नहीं करनी है, क्योंकि मैं भी शायद दोबारा एग्जाम दूं, क्योंकि मेरे ने जो आज आंसर किया है तो उस हिसाब से नंबर थोड़े 1-2 नंबर सिली मिस्टेक की वजह से डाउन जा रहा हूँ मैं। फिर भी जो मनपसंद है आपको जो ब्रांच लेनी है वो नहीं मिल पाएगी, तो मैं सोच रहा हूँ ट्रॉफी ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास काम बहुत है। ऐसा नहीं है कि मैं 1 साल क्या करूँगा, मेरे पास क्लासेज़ हैं, मेरे पास जो मेरा ऑनलाइन सेटअप है वो मैं कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। ये थोड़ा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, किस तरह से आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, किस तरीके से आपको मैं बताने वाला हूँ। आई होप आपको समझ में आया। कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, मिलते हैं तब तक की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा, धन्यवाद।